Hello, welcome in this session. Dear ones, today we shall discuss the topic inference. Very important topic from your REIT syllabus, यूनिट फर्स्ट. यूनिट फर्स्ट से ये एक टॉपिक है जिसमें से अक्सर एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. लेकिन जो ये टॉपिक है ये थोड़ा डिटेल्ड है, इसलिए कई बार हम इसको अवॉइड कर देते हैं कि ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है. लेकिन ऐसा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है. यदि इसको अपन थोड़ा इंटरेस्टिंगली सीखते हैं तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं. सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या है? इन्फ्रेंस का मीनिंग क्लियर होता है तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. An inference is a conclusion drawn from reasoning, और या तो रीजनिंग से और या एविडेंस से. एविडेंस और रीजनिंग से ड्रॉन किया हुआ कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन. एक कंक्लूजन है ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग और एविडेंस. किसी भी एविडेंस से, प्रमाण से या किसी रीजनिंग से लिया गया एक निष्कर्ष, निकाला गया निष्कर्ष ही इन्फ्रेंस कहलाता है. इन्फ्रेंस टॉपिक से दो तरह के क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक, कई बार क्या होता है कि कुछ फॉल्सियस स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए फॉल्सी का टाइप, कि विच टाइप ऑफ द फॉल्सी इज इंक्लूडेड इन दिस स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट में किस तरह की त्रुटि है. या तो एक क्वेश्चन का ये टाइप हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑल टाइप्स ऑफ द फॉल्सीज. सेकंड, कई बार क्या होता है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज दिया जाता है, उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से, उस अनसीन पैसेज से हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो इन्फ्रेंस टॉपिक से रिलेटेड डीप क्वेश्चंस होते हैं. उनका लिटरल आंसर नहीं होता, उनका एक अलग आंसर होता है जिसके लिए हमें उस आंसर की पहचान करने के लिए उसकी डीप रीडिंग जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार जो मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन आती है वो सभी हम इसी में शामिल करते हैं. तो जैसे कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इंग्लिश में बहुत से इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनको हम कुछ समझने के बाद ही जिनका आंसर दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि हमसे कोई पूछता है कैन यू यूज इज विद आई, क्या आप आई के साथ इज का यूज करते हैं या कर सकते हैं, तो हम नॉर्मली आई के साथ एम का यूज करते हैं. तो हम यदि सीधा सिंपल लिटरल मीनिंग में उसका आंसर है तो हम कहते हैं कि नहीं करते. लेकिन यदि हम उसको थोड़ा डीपली सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि आई के साथ इज का यूज हम कर सकते हैं. यदि अपन ये लिखें आई इज अ लेटर, आई एक लेटर है, आई इज अ वोवल, आई एक वोवल है, तो वहां पे बिल्कुल हम आई को नाउन की फोर्स दे रहे हैं और वहां पे हम आई के साथ इज का यूज कर रहे हैं. अदरवाइज हम ऑलवेज आई के साथ किसका यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं. इसी तरीके से हमें और भी कुछ डीप क्वेश्चंस कई बार अनसीन पैसेज में दिए होते हैं जिसमें हमें उस आंसर देने के लिए उस रीडिंग की जरूरत होती है. एक डीप रीडिंग के बाद ही वो आंसर दिए जा सकते हैं. तो आइए सबसे पहले, यदि आपको इस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में से कोई ऐसा डीप क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसमें से नोट, एक्सेप्ट इत्यादि वर्ड का ध्यान रखें और उसका आंसर दें. और यदि आपको क्वेश्चन फैलेसीज पे पूछा जाता है तो हम डिस्कस करते हैं इन्फ्रेंस के अंदर फैलेसीज को, जिसकी हेल्प से आप फैलेसीज के टाइप को इजीली पहचान सकते हैं. तो सबसे पहले इन्फ्रेंस टॉपिक में से यदि कोई डीप अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आता है तो उसको हम अच्छे से उस क्वेश्चन को, उस पैसेज की अच्छी रीडिंग करते हुए उसका आंसर दे सकते हैं. बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए वो आंसर. और यदि हमें कोई फॉल्सियस स्टेटमेंट दिया जाता है कि इसमें से कौन सी फॉल्सी का यूज हुआ है,
तो उसको हम उस फैलेसीज की स्टडी के द्वारा आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं, फैलेसी। फैलेसी क्या होती है? फैलेसी इज ए लॉजिकल एरर, ए लॉजिकल एरर। दिस वन इज एरर इन लॉजिक। हमारे लॉजिक के अंदर, हमारे तर्क के अंदर एक एरर होती है, त्रुटि होती है। एनी स्टेटमेंट, एनी फॉल्सियस स्टेटमेंट, जो भी त्रुटिपूर्ण जो स्टेटमेंट होता है, दैट सीम टू बी करेक्ट बट ऑन क्लोज रीडिंग नॉट टू बी करेक्ट। ऐसा स्टेटमेंट जो सीधा सीधा पढ़ने में हमें बिल्कुल सही नजर आता है, लेकिन जब हम उसकी क्लोज रीडिंग करते हैं, बिल्कुल निकटता से उसको देखते हैं, दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ अलग मीनिंग, अलग सेंस कन्वे कर रहा होता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम फॉल्सियस स्टेटमेंट कहते हैं। और वो फॉल्सी किस तरह की है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फैलेसीज की कुछ टाइप्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ यदि आप इस सेंटेंस को देखें, आई वेंट टू मार्केट टू सेल ओल्ड थिंग्स विद वाइफ। इसमें यदि हम कोई भी त्रुटि को देखते हैं, कोई भी एरर देखते हैं, तो पहला, सबसे पहले इसको देखने में हमें बिल्कुल करेक्ट नजर आता है। ये फॉल्सियस स्टेटमेंट है। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, टू सेल ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों को बेचने के लिए, विद वाइफ, पत्नी के साथ। लेकिन ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल फॉल्सियस हैं, बिल्कुल इसमें त्रुटि है। अब त्रुटि ये है, इसके मीनिंग से जब हम इसको बिल्कुल डीपली देखते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं, तब हमारे सामने एक एरर आती है कि इसका मीनिंग ये आ रहा है कि वो ओल्ड थिंग के साथ साथ अपनी वाइफ को भी सेल करने के लिए मार्केट जा रहा है। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, टू सेल ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों को बेचने के लिए, विद वाइफ। अब इट सीम्स एज इफ ही इज विलिंग टू सेल हिज वाइफ विद ओल्ड थिंग्स। तो इसमें हमें विद प्रेपोजिशन की जगह हमें यूज करना चाहिए इन कंपनी ऑफ माई वाइफ, इन कंपनी ऑफ माई वाइफ। तो ये जो फॉल्सियस स्टेटमेंट है, तो ये किस तरह की फॉल्सी है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम फॉल्सियस स्टेटमेंट कहते हैं, त्रुटि वाले वाक्य कहते हैं। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जनरली पूछा जाता है, तो हमें बिल्कुल अच्छे से एक एक फॉल्सीज का टाइप है वो डिस्कस करेंगे 2 और 3 लेक्चर्स में। और इस सैटरडे को इस संडे को होने वाले टेस्ट के अंदर रीट यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है, उस कंप्लीट यूनिट वाइज जब हम टेस्ट लेंगे, तो यूनिट फर्स्ट को आप प्रिपेयर करेंगे। यूनिट फर्स्ट के पॉसिबल, जितना ये टॉपिक हमारा हुआ नहीं, तो इसको मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अदरवाइज जो भी बाकी टॉपिक हैं, जितना पॉसिबल हुआ ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे क्लास से, और बाकी जो टॉपिक हैं उनको मैं आपको वीडियोस के लिंक सेंड करूंगा। आप जरूर उन वीडियोस को देखें, ताकि हम अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सके, इस यूनिट को कंप्लीट कर सके। अब आपकी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि इस बार जैसे यूनिट वाइज आपके टेस्ट होते हैं, तो आपकी उस यूनिट की कंप्लीट स्टडी हो जानी चाहिए। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन को जारी रखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप इसी शेड्यूल के साथ अपनी फाइनल जो प्रिपरेशन है उसे करें, ताकि बार बार आप डिस्टर्ब न हो। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कुछ फैलेसीज के टाइप, आज अपन डिस्कस करते हैं। हालांकि लाइट और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन के अंदर, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने बार ज्यादा से ज्यादा मैं आपको वर्बली इसको समझाने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहले मीनिंग ऑफ फैलेसी, फैलेसी का मीनिंग क्या होता है अपन जैसे देख चुकी हैं। फैलेसी इज ए लॉजिकल एरर, एरर इन लॉजिक, लॉजिक के अंदर एक एरर होती है। फैलेसी जो है, फैलेसी जो है इसमें अपन लिख सकते हैं ए टाइप ऑफ, फैलेसी इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट seem to be correct but on close reading not to be correct। लेकिन जब हम एक स्टेटमेंट, जैसे कि हमने ये स्टेटमेंट देखा, दैट seem to be correct, बिल्कुल सही प्रतीत होता है, बट ऑन क्लोज रीडिंग, लेकिन जब हम उसकी गहराई से स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, नोट टू बी करेक्ट, उतना करेक्ट नहीं होता। तो उन सभी को हम फॉल्सियस स्टेटमेंट कहते हैं। अलग अलग हमारे जो फर्स्ट लॉजिशियन हुए हैं, हमारे पहले जो तर्कशास्त्र के विद्वान माने जाते हैं, दे आर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर आर 13 टाइप्स ऑफ फैलेसीज। फैलेसीज के इन्होंने 13 टाइप्स माने हैं। अब इसके बाद में हम यदि बात करें कुछ अलग स्कॉलर्स की, डेविड हॉकेट फिशर, ये भी एक लॉजिशियन हुए हैं, तर्कशास्त्री हुए हैं। इन्होंने 100 टाइप्स बताए हैं फैलेसीज के, 100 टाइप्स ऑफ द फैलेसीज। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फैलेसीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 13 टाइप्स। एंड एक और इसमें फेमस लॉजिशियन हुए हैं आई एम कॉपी। आई एम कॉपी के अकॉर्डिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैलेसीज। फैलेसीज को उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला जिसे अपन बोलते हैं फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, एंड सेकंड वन फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी। फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, प्रासंगिकता, रेलेवेंस की फैलेसीज, एंड सेकंड वन फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटीज वाली फैलेसीज। तो 2 तरह से ही अपन इसको डिवाइड करते हुए जो अलग अलग फैलेसीज हैं 20 के आसपास हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। पहले ये एमए सिलेबस में भी एक पार्ट था फैलेसीज का, आजकल इसको हटा दिया गया है। तो आप वहां से इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करें ताकि आपकी ये 20 टाइप्स जो फैलेसीज के हैं ये मिस्टेक ना हो। तो अब अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 एक एक करके इन फैलेसीज के टाइप को। इसको मैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जांपल से ही फैलेसीज के टाइप जो है वो याद रहे और आप भी इसके अलग एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम फैलेसी का टाइप करते हैं, पहले हम करते हैं फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस। रेलेवेंस की जो फैलेसीज हैं जिनमें कंक्लूजन जो रेलेवेंट नहीं होते, प्रासंगिक नहीं होते, अपने रीजनिंग के अकॉर्डिंग वो कंक्लूजन नहीं आने चाहिए, ऐसी जो फैलेसीज हैं दे आर नोन एज फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस। फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस के नाम से जानी जाती है। अब इनमें से अपन जैसे पहला टाइप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस का। पहली फैलेसी इसमें करते हैं हम फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज जिसमें हम कॉज इज नॉट फेयर, कॉज ऑफ एनी कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन का जो कॉज है वो ट्रू नहीं होता, तो इसलिए हम वहां पे फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे जो हमें कंक्लूजन दिया गया है, क्योंकि बेसिकली फैलेसीज जो हैं, इन्फ्रेंसेस हैं, दे आर कंक्लूजन, कंक्लूजन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, ड्रॉन फॉर लॉजिक और एविडेंस, एविडेंस तर्क से या लॉजिक से
निकाले गए कुछ निष्कर्ष होते हैं। तो फॉल्सी ऑफ फॉल्स कोज में क्या प्रॉब्लम रहती है, उसका कारण सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे अपने लिखा वाइव्स ऑफ सक्सेसफुल wives of successful persons wear expensive sarees. So the best way to help her husband to succeed is to wear expensive sarees. जैसे अपने इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो इसमें लिखा है वाइव्स ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन्स, कि जो सफल लोग होते हैं उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो वाइव्स हैं, वियर एक्सपेंसिव साड़ीज, उनके बड़ी महंगी साड़ी पहनी होती है। तो इसलिए अपने पति की सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप महंगी साड़ी पहनना शुरू करें और आपके हस्बैंड है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसका मतलब, इसका जो कंक्लूजन है, इसमें हमारे पास में लॉजिक क्या है, पहले हमारे पास में ये फर्स्ट लाइन दी हुई है, वाइव्स ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन वियर एक्सपेंसिव साड़ीज। इस स्टेटमेंट के बेसिस हमने कंक्लूजन निकाला। ये जो कंक्लूजन हमारा है सेकंड वन, ये जो इन्फ्रेंस हमारा आया, दिस इन्फ्रेंस इज नॉट फेयर, ये करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज कोज ऑफ दिस कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट। इसका जो कोज है, इसका जो कारण है, वो सही नहीं है। तो जहां भी हमारे कंक्लूजन का जो रीजन है, उसका जो कोज है उस काम को करने का, वो सही नहीं होता, वहां पे होती है फॉल्सी ऑफ फॉल्स कोज, गलत कारण वाली फॉल्सीज। अच्छे से समझ गए होंगे आप। इसके आप अलग एग्जांपल्स भी अपनी हेल्प बुक में से करना, ताकि आपको अलग अलग, हम अपने एक एक एग्जांपल प्रत्येक फॉल्सीज का देते हुए मैं आपको ये टॉपिक कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला बिल्कुल इजी है, फॉल्सी ऑफ फॉल्स कॉज, जिसका गलत कारण दिया हो, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे कोज ही गलत है। इस कोज के बेसिस जो कंक्लूजन आएगा वो भी गलत आएगा। सेकंड वन हम इसमें करते हैं फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन, इसे अपन कह सकते हैं फैलेसी ऑफ कन्वर्ज एक्सीडेंट, भी इसका दूसरा नाम है। फैलेसी ऑफ, पूरा नाम इसका लिखने चाहें, फैलेसी ऑफ कन्वर्ज एक्सीडेंट भी कहते हैं हम इसे। फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन किसी चीज का सामान्यीकरण करने में, जनरलाइज करने के लिए जहां हम जल्दबाजी करते हैं, हैस्टी होते हैं, बिना सोचे समझे हम जल्दबाजी में एक आधे केस के बेस हमारा डिसीजन कर लेते हैं, वो होती है फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। कन्वर्ज एक्सीडेंट, इसके बाद में हम एक्सीडेंट फैलेसी पढ़ेंगे, और उस एक्सीडेंट फैलेसी के ये कन्वर्ज होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें a case of a particular is applied to whole। एक व्यक्ति के बारे में जो चीज सच है, एक केस के बारे में जो चीज सत्य है, उसको यदि हम सभी के लिए लागू कर दें तो वहां होती है फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। अब देखिए, जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, ए होम्योपैथ treated
my grandfather and he died later. So you shouldn't trust homeopaths. समझ गए होंगे आप अच्छे से. A homeopath treated my grandfather. तो एक होम्योपैथ ने मेरे ग्रैंडफादर का ट्रीट किया एंड ही डाइड लेटर. बाद में अनफॉर्चुनेटली दे डाइड. सो यू शुडंट ट्रस्ट होम्योपैथ्स. इसलिए आपको होम्योपैथ्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए. तो मे बी ये केस उसके ग्रैंडफादर के मामले में सच हो सकता है उनकी होम्योपैथ के ट्रीटमेंट के कारण नहीं, किसी और कारण से भी ओल्ड एज के कारण डेथ हो गई हो. लेकिन यदि उस एक केस में यदि वो सही भी है तो उस एक केस को हम पूरे जनरल लोगों के लिए एक स्टेटमेंट बना दें, दिस वन इज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं होता. और वहीं पे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन. जल्दबाजी में जो हम सामान्यीकरण कर देते हैं इस कारण से कि एक पर्टिकुलर केस में ये प्रॉब्लम आई थी, तो इस कारण से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वहां पे होता है फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन. तो इसके बाद में हम नेक्स्ट इसकी जस्ट अपोजिट करते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. अब एक्सीडेंट इसके जस्ट अपोजिट होती है. यहां पे हम क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर, और ऊपर हम यूज करते हैं फैलेसी ऑफ कन्वर्ज एक्सीडेंट में पर्टिकुलर टू जनरल. यहां पे कोई भी पर्टिकुलर एक केस है उसको जनरलाइजेशन कर दिया जाता है, और यहां पे जो सिंपल जनरलाइजेशन है उसको एक केस के ऊपर लागू कर दिया जाता है. तो इसको जैसे अपन एग्जांपल से समझे, इसीलिए हम हैस्टी जनरलाइजेशन को फैलेसी ऑफ कन्वर्ज एक्सीडेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट, एक्सीडेंट के अंदर यदि अपन एग्जांपल देखें तो जैसे अपने ये लिखा जाए कि मिल्क इज ए होलसम डाइट, कि मिल्क जो है वो एक होलसम फूड है, डाइट है. सिंस मिल्क इज होलसम फूड, मिल्क इज होलसम फूड. नेक्स्ट इसमें अपन एक व्यक्ति के ऊपर ये जनरल स्टेटमेंट है, there shouldn't be any objection, there shouldn't be any objection. नेक्स्ट इसमें आएगा to its being given to cholera patient. मिल्क सिंस, चूंकि मिल्क इज अ होलसम फूड, मिल्क अपने आप में पूर्ण आहार है, पूर्ण फूड है. सो देयर शुडंट बी एनी ऑब्जेक्शन, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए टू इट्स बीइंग गिवन, यदि ये दिया जाता है टू कोलेरा पेशेंट, एक कोलेरा के पेशेंट को यदि दिया जाता है. कोलेरा का पेशेंट होता है वो डाइजेशन के अंदर ऑलरेडी वीक होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो कहता है कि बहुत अच्छा फूड होता है मिल्क, और मिल्क जो कोलेरा पेशेंट को अवॉइड किया होता है उसके लिए प्रिवेंशन होता है वो. तो ये जो सामान्य स्टेटमेंट था उसको हमने कि मिल्क बहुत अच्छा है, ये एक जनरल स्टेटमेंट था, बहुत अच्छा फूड है, इसको एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाना, और वो कौन सा, जो उसके लिए सूट नहीं करता,
कि जैसे कि कोलेरा पेशेंट, तो वहां पे ये जो फैलेसीज हैं कौन सी रहेगी, फैलेसी ऑफ जो एक्सीडेंट, इसे अपन कहेंगे फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, जहां पे जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर केस पे लागू किया जाता है, और यदि एक पर्टिकुलर केस को जनरल पे लागू किया जाता है तो वो होती है फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। तो 3 फैलेसीज हम पढ़ चुके हैं। फॉल्स कॉज, जिसके अंदर हमारा जो भी कंक्लूजन आता है उसका कोज सही नहीं होता, गलत कारण से वो निष्कर्ष निकाला होता है। सेकंड वन हमने पढ़ा हैस्टी जनरलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज फैलेसी ऑफ कन्वर्ज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बिल्कुल विपरीत होती है, जिसमें हम पर्टिकुलर केस को सामान्य पे लागू करते हैं, और यदि हम सामान्य स्टेटमेंट को पर्टिकुलर केस पे लागू करते हैं तो वो होता है हमारा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन से संबंधित डिस्कस करते हैं कि अब इसमें सबसे पहले फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चंस। फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चंस, एक इसके अंदर होती है फैलेसी ऑफ begging, fallacy of begging the question, और एक इसके अंदर क्वेश्चन पे 3 है फैलेसीज, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन पे कोई फैलेसी मिलती है तो क्वेश्चन पे 3 तरह की फैलेसीज आपको मिलेंगी, फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन, बेगिंग द क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन है उसको अपन फैलेसी ऑफ सरकमलोकेशन भी बोलते हैं, फैलेसी ऑफ सरकमलोकेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सरकमलोकेशन का मतलब भी किसी भी बात को उन्हीं शब्दों में दोबारा कहना, बढ़ाना, उसे अपन बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। कि अपनी बात को एक बार स्टेटमेंट में बोल दिया, दूसरी बार हम सेम बात को वर्ड्स चेंज करते हुए दोबारा कह देना, जस्ट उसको विस्तार देना बिना किसी नए मीनिंग के, कोई नया मीनिंग नहीं, सेम मीनिंग, अपनी बात को दोहरा के दूसरे शब्दों में कहना, वो होती है फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। पहली देखिए फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन। जब हम हमारे से पूछे गए क्वेश्चन को इग्नोर करके एक नया डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन। फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन। If you want to discuss whether you should buy a car or not, आप बिल्कुल डिस्कस करना चाहते हैं कि whether you should buy a car or not, ये आपके डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या आपको कार खरीदनी है या नहीं है। You go to your friend and you want to discuss the matter whether I should buy a car or not। और यदि आपका जो फ्रेंड है वो उस स्टेटमेंट को इस तरह से स्टार्ट करे कि यदि वो यूज करे इग्नोरिंग द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन को वो इग्नोर करना चाहे, तो वो आपसे कह सकता है whether you should buy a Ford or Maruti or Zen, कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, फोर्ड खरीदनी चाहिए, चेवी खरीदनी चाहिए, फॉर्च्यूनर खरीदनी चाहिए, यानी अलग अलग गाड़ियों के वो नेम लेने लगे, जबकि ये आपका क्वेश्चन नहीं था। आपका क्वेश्चन था वेदर यू शुड बाय ए कार और नॉट, आपको कार खरीदनी चाहिए या नहीं। यदि इसका उत्तर यस होता फिर आगे डिस्कशन होनी चाहिए थी, लेकिन
उसने उस बात को टालने के लिए, इग्नोर करने के लिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब देने लगता है, तो वहां पे होता है फैलेसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन। शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलग एग्जाम्पल जब आप टेस्ट में करके देखेंगे, अपनी बुक में करके देखेंगे, तो आपको इजीली पहचान हो जाएगी इस फैलेसिस की। तो देखिए, यदि हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं वेदर वी शुड गो टू स्कूल टुडे और नॉट, कि हमें आज स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो उसका आंसर नहीं देके वो कहता है कि वी शैल अटेंड मैथ्स पीरियड, साइंस पीरियड, कि हम वहां पे मैथ पीरियड अटेंड करें या साइंस का करें यहाँ। तो यदि वो आपके क्वेश्चन को इग्नोर करके दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा शुरू करता है, दैट इज इग्नोरिंग द क्वेश्चन। सेकंड वन, फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन यानी उसी स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में दोहराना, दैट इज फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। सर्कमलोक्यूशन भी बोलते हैं इसको, व्यर्थ का वर्णन, बेतुकी बातें दोबारा कहना। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि न्यू स्टूडेंट सेज टू मी आई एम हिज बेस्ट टीचर। नया विद्यार्थी मेरे को कहता है कि मैं उसका बेस्ट टीचर हूं। सिंस नो स्टूडेंट विल टेल लाई टू हिज फेवरेट टीचर, सो इट मीन कि कोई भी विद्यार्थी अपने टीचर से कहता है कि मैं उसका बेस्ट टीचर हूं, मैं उसका फेवरेट टीचर हूं। अब उसके कहने का रीजन क्या है? वो कहता है कि कोई भी विद्यार्थी है वो अपने अध्यापक से झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल वो बात सही कह रहा है, बात तो वही है क्या, आई एम हिज फेवरेट टीचर, मैं उसका फेवरेट टीचर हूं। तो अपनी कही हुई पहली बात कि न्यू स्टूडेंट सेज आई एम हिज बेस्ट टीचर, कि मैं उसका बेस्ट टीचर हूं, और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए वो इसी बात का दोबारा सहारा लेता है कि नो स्टूडेंट विल टेल लाई टू हिज फेवरेट टीचर, कि कोई भी विद्यार्थी अपने फेवरेट टीचर से झूठ नहीं बोलेगा। अब फेवरेट टीचर तो वो है या नहीं, इस बात का तर्क देना था कि क्यों फेवरेट टीचर है। वो नेक्स्ट सेम बात को दोहरा रहा है कि आई एम हिज बेस्ट टीचर और आई एम हिज फेवरेट टीचर, मैं उसका फेवरेट टीचर हूं। और इसी बात को उसने दोबारा अपनी लैंग्वेज में दोहराया है कि कोई भी विद्यार्थी अपने फेवरेट टीचर से झूठ नहीं बोलेगा। तो फेवरेट टीचर तो वो है ही, ये बात उसने स्वीकार कर ली, तो इसलिए अपनी बात को दोबारा शब्दों में दोहराने को कहते हैं हम बेगिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड वन, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, some question are very complex in their nature. It's very hard to answer such type of the question. They are asked in such a way that answer giver always become faulty. कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो भी इसका आंसर देना चाहता है वो हमेशा गलत हो जाता है, वो उस बात के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की फैलेसी जो है, अब इसमें जैसे अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग, हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग, क्या आपने स्मोकिंग बंद कर दी? इट मीन पोलर क्वेश्चन है, दो ही आंसर बनते हैं, यस और नो। यदि हम हमारा आंसर देते हैं यस बंद कर दी, इट मीन पहले आप स्मोक करते थे, और यदि आप कहते हो कि नहीं नहीं बंद की, इट मीन फिर भी आप इसमें फॉल्टी हो गए, आप इसके अंदर कहीं ना कहीं स्मोक के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे हम अपने आप को क्वेश्चन पूछने का मकसद उसको गलत ठहराना ही होता है, वहां पे क्वेश्चन पूछने का मकसद उससे आंसर प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि वक्ता अपनी ही बात जो है कहना चाहता है, उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने पोएम के अंदर पढ़ा होगा, रिटोरिकल क्वेश्चन। हम पोइट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच करते हैं, तो रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड टू गेट एन आंसर, but they are asked to make an impression, they are asked to give meaning. So if winter comes can spring be far behind, जैसे पॉइंट से मैं आपको लाइन बोल के सुना रहा हूं
इफ विंटर कम्स, इफ ऑटम कम्स, सॉरी, इफ ऑटम कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? यदि ऑटम आती है, यदि पतझड़ आती है तो क्या बसंत दूर है? वहां आपको पूछना नहीं चाहता वो कि क्या बसंत दूर है या नहीं है, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि स्प्रिंग मस्ट कम, कि स्प्रिंग जरूर आएगी, बसंत आपके जीवन में जरूर आएगा, यदि पतझड़ है तो बसंत भी आएगा। लेकिन इसको वो क्वेश्चन के माध्यम से कह रहा है कि इफ ऑटम कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि यदि ऑटम आ गया है तो क्या स्प्रिंग ज्यादा पीछे रहने वाला है? तो यहाँ पे वो आंसर नहीं प्राप्त करना चाहता, जबकि अपना ही जो स्टेटमेंट है उसको फोर्सफुली या उसको ही मीनिंग कन्वे करना चाहता है। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा जाता है कि उसका आंसर जो है, यदि हम चाहे यस में दें और चाहे ना दें, यस या नो कोई भी आंसर यदि हम उसका देते हैं तो हम उसके अंदर फॉल्टी है साबित हो जाते हैं, या हम वही आंसर दे पाते हैं जो वक्ता पूछ रहा है, जो वो साबित करना चाहता है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर हम फॉल्सीज में डिस्कस करते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, जिसके अंदर मिडल एक्सक्लूड दिया होता है, मिडल जिसके अंदर होता ही नहीं है। ओनली टू एक्सट्रीम्स आर देयर, केवल दो अतिवादी दृष्टिकोण होते हैं। तो इसका मतलब तीसरा उसका व्यू वो शो ही नहीं करता। तो इट मीन, जैसे कि अपने इसको एग्जांपल से समझें, यू से दैट shirt is not white, it shows it's black. You say, आप कहते हैं कि ये शर्ट जो है वो व्हाइट नहीं है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये शर्ट है वो ब्लैक है, जबकि किसी चीज का व्हाइट न होना ये नहीं शो करता कि जस्ट उसके अपोजिट पे ही चले जाएं हम। उसके बीच में कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, कुछ और भी लॉजिक हो सकते हैं, और भी आंसर हो सकते हैं। लेकिन जब हम फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, एक्सक्लूड किया होता है, बीच का पार्ट उसमें से गायब होता है, ये जस्ट या तो इस साइड में और या जस्ट उसके अपोजिट साइड में। लाइट इज नॉट क्लियर, बिल्कुल लाइट नहीं है, लाइट क्लियर नहीं है, इट मीन्स इट्स डार्क। क्या ये अंधेरा है? अंधेरा नहीं है, बीच की अवस्था भी हो सकती है कि लाइट इज नॉट क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लाइट धुंधली हो सकती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूडेड मिडल का मतलब है जिसके अंदर उसका मिडल पार्ट मिसिंग होता है। वक्ता बात को या तो एक साइड से या जस्ट उसके अपोजिट साइड शो करता है, उसे अपन कहते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। नेक्स्ट वन इसमें हम डिस्कस करते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ये दो होती हैं, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, जिसके अंदर मिडल जो टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, दोनों में कॉमन नहीं होती। ये कुछ फैलेसी के या लॉजिक के कुछ नियम हैं कि जब हम टू प्रेमिसेस दी होती है, हमें दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, उन स्टेटमेंट के बेसिस जब हम तीसरा निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष के अंदर वो मिडल टर्म आनी चाहिए। यदि वो नहीं आ रही तो वो लॉजिक है, उसमें एरर होती है, और उस एरर को हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। अब इसके अंदर तो क्या होता है, हमारी थिंकिंग के अंदर एक्सक्लूडेड मिडल होता है कि हम उसको एक तरफ सोचते हैं, बीच का रास्ता नहीं सोचते, या जस्ट हम उसके अपोजिट साइड में। लेकिन ये हम उसके टर्म्स को देखने पे पता चलेगा, उस स्टेटमेंट को देखने पे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल को, ऑल इंडियंस आर एशियन, ऑल इंडियंस आर एशियन, ऑल चाइनीज आर एशियन, ऑल इंडियंस आर चाइनीज, ऑल इंडियंस आर चाइनीज। यहां जैसे अपन इसमें सो लगा दें, सो ऑल इंडियंस आर चाइनीज। अब देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट क्या था, ऑल इंडियंस आर एशियन, सभी इंडियंस एशियंस हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल चाइनीज आर एशियन, सभी चाइनीज हैं वो भी एशियन है। ये दो, इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल में 3 सेंटेंस दिए होंगे। 2 सेंटेंस के अंदर जो टर्म कॉमन है, अब आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ऑल इंडियंस आर एशियन, सेकंड में देखिए ऑल चाइनीज आर एशियन, कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है, कॉमन वर्ड क्या है इसमें, एशियन। एशियन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इन दोनों के अंदर हमारे मिडिल टर्म जो है, कॉमन टर्म है वो एशियन थी। एशियन पहले सेंटेंस में भी है, एशियन दूसरे सेंटेंस में भी है। तो यदि हम तीसरा निष्कर्ष निकालना चाहते हैं ऑल से, ऑल यहाँ पे है, ऑल यहाँ पे है, वापिस ऑल से हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो उसमें वो मिडल टर्म आनी चाहिए, यानी यहाँ पे एशियन आना चाहिए। लेकिन हमारा जो कंक्लूजन है कि ऑल इंडियंस आर चाइनीज, ना तो इंडियन कॉमन टर्म है ना ही चाइनीज है, तो यहां पे है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, कि मिडल जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस तरह की फैलेसीज स्टेटमेंट जब भी मिले आपको, 3 स्टेटमेंट्स मिलते हैं, ये आपने मेंटल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन भी किए होंगे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, जब हम करते हैं कि सभी फूल फल हैं, सभी फल ये हैं, तो नेक्स्ट उसका स्टेटमेंट निकालना। ये जस्ट उसी तरह के क्वेश्चन हैं, इसको आप कुछ डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अपन इसमें ये कहना चाहें ऑल इंडियंस, कि सभी इंडियंस हैं वो क्या हैं, एशियंस हैं। हमारा पहला एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुई, ऑल इंडियंस आर एशियंस। अब एशियन में कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन इंडियन सारे के सारे एशियन है। इसी तरीके से यदि हम कहें ऑल चाइनीज आर, ये चाइनीज हैं, ये भी सभी एशियंस हैं। अब अपने इसके कंक्लूजन को चेक करें कि ऑल इंडियंस, कि सारे जो इंडियंस हैं ये आर चाइनीज, ये, तो इस टर्म का इस टर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। तो दिस वन इज द फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल है, पहले हमने की है एक्सक्लूडेड मिडल। अब एक्सक्लूडेड मिडल के अंदर हमारी थिंकिंग के अंदर जस्ट ये नहीं, दिन नहीं तो रात, बीच की कोई अवस्था नहीं, ऊपर नहीं तो नीचे, जस्ट इस तरह की एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम थिंकिंग पॉल जो है, कि हमारी सोच के 2 अतिवादी दृष्टिकोण इसमें पाए जाते हैं, यदि दिन नहीं तो रात, जस्ट अपोजिट सोचना। और इसमें हमारे पास में 3 सेंटेंस होंगे, इसमें पहले 2 सेंटेंसेस में जो कॉमन टर्म है वो हमारे कंक्लूजन के अंदर आनी चाहिए, तभी हम उसको सही मानेंगे। यदि वो कंक्लूजन में नहीं आ रही है तो इट मीन सेंटेंस इज फॉल्सियस, फॉल्सियस सेंटेंस है, और फॉल्सी का टाइप आइडेंटिफाई करना होगा तो वो होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। लास्ट एक और पॉलिसीज अपने आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर जो है हमने कर ली है लगभग जो पॉलिसीज हैं वो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हमने कुछ देख रहे थे। तो देखिए नेक्स्ट वन इसमें अपन डिस्कस करते हैं कि अपील, अपील वाली चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टोटल की टोटल जो है ये फैलेसीज। इसके बाद में आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, fallacy of
आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट दिया है फ्रॉम इग्नोरेंस, यदि हम अज्ञानता से वो दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट, तो ये फैलेसी अकर होती है, फैलेसी ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन फ्रॉम इग्नोरेंस। तो यदि अपन इसमें कहें कि जब भी इसमें किसी भी चीज को इसलिए मान लिया जाता है, इसलिए सच मान लिया जाता है कि आज तक ये झूठ साबित नहीं हुई, या इसको इसलिए गलत मान लिया जाता है कि आज तक ये सही साबित नहीं हुई। जैसे कि अपन ये लिखें, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, since no one has demonstrated, किसी भी बात को इसलिए सही मान लेना कि वो झूठ साबित नहीं हुई, और किसी बात को इसलिए गलत मान लेना कि वो आज तक सच साबित नहीं हुई। ऐसा ही एक सेंटेंस मैंने लिखा है, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद में कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने बताया नहीं कि डेथ के बाद भी लाइफ है, इस बात को साबित ही नहीं किया, तो इसलिए ये बात सही है, यानी कि ये गलत है कि कोई लाइफ नहीं है। देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि इसको किसी ने साबित नहीं किया है, डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं किया है, किसी ने करके नहीं दिखाया ये चीज कि किसी की डेथ हुई हो और बाद में आके वो बताए कि हाँ देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, या देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। ये बात सही नहीं है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, इसीलिए उसने कह दिया देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। तो वी हैव डिस्कस्ड 9 टाइप्स ऑफ द फैलेसीज, फैलेसीज के 9 टाइप्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लास्ट टाइप और डिस्कस कर लेते हैं अपन, फॉल्टी प्रेमिस, फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रेमिस। प्रेमिस कहते हैं उस निष्कर्ष से पहले आने वाले सेंटेंस को। फॉल्टी प्रेमिस, कि फॉल्टी प्रेमिस यदि फॉल्टी है तो हम उसके जितना भी निष्कर्ष निकालेंगे वो फॉल्टी होंगे। तो इसलिए जैसे कि अपने प्रेमिस का मीनिंग समझ लीजिए। पहले प्रेमिस बोलते हैं, जैसे अपन इसके अंदर बात करें, ये प्रेमिस थी हमारे पास, ऑल इंडियंस आर एशियन, ऑल चाइनीज आर एशियन, ये प्रेमिस थी, इनके बेस हमने ये कंक्लूजन निकाला। तो जब फॉल्टी प्रेमिस का मतलब होता है जब वो प्रेमिस ही सही नहीं है, हमारा पहला कथन ही रॉन्ग है, तो इट मीन उस रॉन्ग के बेस पे हम जो कंक्लूजन निकालेंगे वो भी निकालेंगे रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो इसका एग्जांपल जैसे अपन देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लास्ट में कर लेते हैं कि all who speak in favor of weak are weak. All who speak in favor of weakness, इसको कंप्लीट कर लें, all who speak in favor of weakness are themselves weak। तो इसके बाद में नेक्स्ट उसने कंक्लूजन क्या निकाला, all lawyers are therefore to be condemned for
they defend criminals. All who speak in favor of weakness, जो भी कहता है weakness यानी कि किसी की weakness नीचता यानी जिस कमजोरी के पक्ष में जो बोलते हैं वो खुद weak होते हैं, वो खुद अच्छे नहीं होते जो किसी गलत के फेवर में बोलते हैं। तो जो किसी गलत के फेवर में बोलते हैं वो खुद ही गलत सही नहीं होते। फॉल्टी प्रेमिस है, इस प्रेमिस के अंदर मिस्टेक है कि किसी कमजोर की या किसी गलत की फेवर में बोलने वाला भी गलत हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अब इसने एग्जांपल दिया है लॉयर का, वकील का, कि ऑल लॉयर्स आर देयरफॉर टू बी कंडेम्ड, उन सभी लॉयर्स की कहता है कि आलोचना की जानी चाहिए, क्योंकि जो लॉयर्स होता है वो हमेशा जिसने कुछ गलत एक्शन किया है उसको डिफेंड करता है। वो इसने गलत किया है, कंडेम फॉर दे डिफेंड क्रिमिनल्स, की वो जो अपराधी होते हैं उनको डिफेंड करता है वो लॉयर जो है, इसलिए लॉयर्स को कंडेम उनकी आलोचना होनी चाहिए। यानी पहली बात तो हमारी प्रेमिस ही सही नहीं है कि जो गलत के पक्ष में बोलते हैं वो खुद भी गलत होते हैं, इसलिए कहता है। अब इसके बेसिस वो कंक्लूजन क्या निकाल रहा है कि इसके बेसिस हम लॉयर्स के ऊपर जो उनको कंडेम करना चाहिए, उनकी भर्त्सना करनी चाहिए, उनकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि वो अपराधियों का पक्ष लेते हैं। हम 10 फैलेसीज आज डिस्कस कर चुके हैं विद द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस एंड फैलेसीज। वन बाय वन इसकी 10 या 10 से कुछ ज्यादा फैलेसीज और रहती हैं, जिनको मैं नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, आप सभी लोग जुड़े रहें। मैंने आपको सिलेबस फाइनल कर दिया है कि इस बार जो संडे का टेस्ट होगा उसके अंदर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट आएगी, आप उसको तैयार रखें ताकि आप फाइनल एग्जाम में सक्सेस हो सकें। नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक न सके। आप ऐसी जिद के साथ तैयारी करें कि आप निश्चित रूप से जीतें, ऐसा मेरा विश्वास है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।